everyone. Today we gather here to shed light on a crucial and timely topic, which is police reform and human rights. Our shared commitment to human rights is the cornerstone of any just and equitable society. The relationship between law, enforcement, and human right as the both intricate and essential for the thriving community. जैसा कि अभी पिछले दिनों 10 दिसंबर 2023 को हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की 75वीं वर्षगांठ को बनाया है और अभी भी हम सभी मानवाधिकार सप्ताह को मना रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के विषय पर गोष्ठी होना वास्तव में काफी जरूरी भी है। आपको बताते चलूं कि इस वर्ष 2023 का जो थीम है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, विच इज स्वतंत्रता, समानता एवं सभी के लिए न्याय। इस मुद्दे को नजदीकी से समझने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आज की हमारी चीफ गेस्ट स्पीकर मिस निर्मल कौर मैम, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर डीजीपी झारखंड। मैं आपको बताते चलूं मिस निर्मल कौर मैम आईपीएस 1983 बैच से झारखंड कैडर से हैं। मैम प्रमोटेड हुई एडिशनल डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Ma'am has served as a top cop of state of Jharkhand, that is DGP, Director General of Police. Welcome, ma'am, and all our esteemed participants to Thank this you. engaging and insightful webinar. We are delighted to have you join us today and embark a journey of knowledge sharing and collaboration. Your presence is tremendous value to our virtual gathering, and we look forward fruitful exchange of ideas. So sit back, relax, and let the learning begin. Thank you for being with us. But for now, I would like to, for starting this webinar or this occasion of human rights, I would like to invite our director of the institute, Sri Ravin Bisser, for addressing our chief guest for today's occasion. So, welcome our director, Sri Ravin Bisser. थैंक यू प्रतिभा। आज के इस शुभ अवसर पर यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैडम डीजीपी निर्मल कौर जी आज हमारे साथ हैं और अपने अनुभव हमारे बच्चों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैडम, आपकी व्यस्त शेड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला, अभी भी आप ट्रैवल में हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपका समय, कीमती समय में आपने हमें समय दिया है। और चूंकि पुलिस सेवा और मानवाधिकार जो हैं वो दोनों ही विपरीत दूरी के विषय हैं और एक लंबी सेवा में आपने 30 वर्ष से अधिक की सेवा में आपने इन दोनों विषयों पर सामंजस्य बैठाते हुए अपने पुलिस सेवा प्रदान की है। और जाहिर सी बात है कि ये 30 साल से प्लस का जो आपका कार्यकाल रहा होगा, बहुत ही आपको अनुभव हुए होंगे, जिससे कि आप 83 टाइम पे आपने ज्वाइन किया, जिस समय की सूचना क्रांति का भी इतना समय नहीं था। तो मुझे आशा है कि हमारा आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा होगा और हमारे बच्चों के लिए आप एक इंस्पिरेशंस रहेंगी मैम। और बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ मैं आपका हृदय से आपका स्वागत करता हूँ मैम। थैंक यू मैम। Honorable Chief Guest Ma'am, Nirmal Kaur Ma'am, Honorable MD Sir, and all the faculty members and the students joined this session, who has joined this session. The topic for today is police reform and human rights. And sometime when we think about both of these topics, so what comes in our mind is that these topics are antithesis. But what I think that there can be an harmonization between these two topics. And जो हमारी पुलिस फोर्स है और हमारे लॉयर्स है, वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस वजह से भी ये सेशन रखा गया है कि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं लॉयर्स के साथ, एडवोकेट्स के साथ, लीगल लिमिनरीज के साथ, बट बहुत फ्यू ओकेजन्स ऐसे होते हैं जब हम अपने कॉप्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम इस बारे में बात करते हैं जब ह्यूमन राइट्स की और पुलिस रिफॉर्म्स की, तो हमारे सामने दोनों पर्सपेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि पुलिस सिस्टम जो है, हमारी पुलिस है, वो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो इसीलिए वहां पुलिस के पर्सपेक्टिव से भी हमें समझ होनी चाहिए कि कैसे वो चैलेंजेस फेस करते हैं,
उनके क्या चैलेंजेस रहते हैं, बहुत लेंदी वर्किंग आवर्स होते हैं। तो इन सब के लिए मैम से बेटर कोई नहीं हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज़ आज हम जानेंगे मैम के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उनके व्यूज़ क्या रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से आज जो हमें जानने और समझने को मिलेगा, वो हमारे लिए सच में थॉट प्रोवोकिंग होगा। इसीलिए मैं अब मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम जो है अपना ये सेशन शुरू करें। थैंक यू। जी, धन्यवाद। बहुत ही हर्ष और सम्मान और गौरव का विषय है कि आपने मुझे इस फोरम पर छात्रों से बातचीत करने के लिए बुलाया। माननीय डायरेक्टर साहब श्री मिश्र जी, श्री सुशांत जी, मैडम प्रतिभा जी, मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है और मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आज आपसे बातचीत करने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा। क्योंकि कल तो परसों ह्यूमन राइट डे था, जो कि एक्चुअली आई थिंक ओरिजिनली आपका शेड्यूल था, पर उस जी दिन मैम। क्योंकि यहाँ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के अध्यक्षता में एक अच्छी मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छी। इनफैक्ट शायद वो भी यूट्यूब पे हो, आप लोग देख सकते हैं चाहे तो छात्र लोग। और कल भी NHRC की एक इंटरनल मीटिंग थी, इसलिए मैं दोनों दिन आपसे जुड़ नहीं पाई। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है आज ही हम कर रहे हैं। मानव अधिकार की बात करते हैं और पुलिस की बात करते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि दोनों परस्पर विरोधी हैं। अब आप बताइए कि ये हमारी जो इमेज है पुलिस की इतनी खराब है कि हमको मानव अधिकार के दमनकारी एक एलिमेंट के रूप में ही देखा जाता है, इवन प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा, जबकि ये इमेज है। देखिए, अगर आप मानवाधिकार की बात करें, अभी UN का जो अपना चार्टर है, इंडिया सिग्नेटरी है UN कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का, एक भागीदारी लेने वाला देश है, परंतु हमें UN से नहीं सीखने ह्यूमन राइट। आप देखिए, अगर आप बच्चों ने कहीं पढ़ा होगा, छात्रों ने, कि जब वो सिकंदर को लाया गया पोरस के दरबार में, जब सिकंदर हारा है पहली बार, जब उन्हें पोरस के दरबार में लाया गया, अब देखिए कितनी डिग्निटी के साथ लाया गया। और आप अभी हम कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर का ह्यूमन राइट होना चाहिए, लेडीज का होना चाहिए, वल्नरेबल सेक्शंस का होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए। अपनी संस्कृति में कुछ उठा के देख लीजिए। सिकंदर भी पुरानी बात है, जब अलेक्जेंडर को लाया गया C-20, मतलब आज से करीबन 2300 साल पहले की बात है। तो बहुत ही डिग्निटी के साथ, बहुत ही एक राजा को या एक मतलब कहने को आक्रमणकारी था, उसको मार सकते थे, उसका हाथ पैर काट सकते थे। उस जमाने में वॉर्स बहुत ब्रूटल होती थी, उसको सीधे फांसी की सजा सुना सकते थे। परंतु जब उसको पोरस के सामने पेश किया गया तो बहुत ही सम्मान और डिग्निटी के साथ। तो ह्यूमन राइट का मतलब है कि हर आदमी को जीने का हक है, हम तो ये कहते हैं, पर उसका अगला कदम है कि जीने का क्या मतलब अगर डिग्निटी ना हो। हक है और सम्मान पूर्वक जीने का हक है, डिग्निटी के साथ जीने का हक है। मानव अधिकार का मतलब उसका जो सम्मान है, उसकी जो डिग्निटी है, जो इंसान के नाते उसके हक बनते हैं, वो सब उसको मिलने चाहिए। तो हमारी संस्कृति के लिए हमको, भारतवर्ष को, यूनाइटेड नेशंस में चार्टर साइन करने की जरूरत नहीं थी ये सब करने के लिए। हमारे यहाँ तो कहते हैं जड़ चेतन सभी का सम्मान करो, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग, इंक्लूडिंग दोज हु डोंट ब्रीथ इवन। जो जड़ है उसका भी आपको सम्मान करना है, चेतन तो छोड़िए। चेतन में भी कितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, 84 लाख योनि है। हमको तो शास्त्रों में सभी का सम्मान करना बताया गया है, तो मानव का सम्मान क्यों ना करें, जो कि सबसे उच्चतम फॉर्म ऑफ लाइफ है, जीवन का, चेतना का जो सबसे उच्चतम फॉर्म है, वो होमो सेपियंस है, वो हम लोग है, मानव है। और तो मानव का सम्मान तो कर रहे हैं, इसलिए ह्यूमन राइट आते हैं, मानव अधिकार आते हैं। और मानव अधिकार का दिवस 75 वर्ष हमने मना लिए, बहुत अच्छा किया, जबकि मानव अधिकार उससे बहुत पुराने हैं। जी। मानव अधिकार का हनन कर्ता के रूप में, मतलब मेरे लिए तो 40 साल हो गए इस नौकरी को करते, और हमेशा ये माना गया कि मतलब मानव, अगर उसका अगर एनिमी नंबर 1 कोई है तो वो पुलिस है, जबकि बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारी अगर जगह आप बैठ के देखिएगा तो हमें तो ऐसा लगता है, जितने कमीशन बैठते हैं, जितनी इंक्वायरी बैठती है, जितने नागरिकगण जो अपनी कोर्ट में हमको जज करते हैं, जैसे कि आप लोग करेंगे, आप लोगों को लगता है सारे के सारे मानव अधिकार क्रिमिनल्स के हैं, सारे के सारे मानव अधिकार आतंकवादियों के हैं, सारे के सारे मानव अधिकार उन्हीं लोगों के बैड एलिमेंट्स हैं। भाई हमारे कोई मानव अधिकार नहीं, पुलिस वाले को जब चाहे मार जाते हैं। आपने देखा वो जो कसाब ने जिस तरह, वो जो एक महाराष्ट्र हमारे कांस्टेबल थे, उनको पेट में गोली मारी, बेचारे कितनी गोलियां खाई। जी। तो इस तरह के आपको अनेकों उदाहरण मिलेंगे कि मानव अधिकार का जो है ना, मानव अधिकार ऐसी चीज नहीं है कि मानव अधिकार को आप मतलब मानव अधिकार
पुलिस के पास भी होने चाहिए। राइट टू सेल्फ डिफेंस है, परंतु पुलिस बिल्कुल पे इतनी जल्दी लांछन लग जाता है, इतनी जल्दी तोहमतें लग जाती हैं कि हम लोग किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। अब मॉब मॉब नियंत्रण है, क्राउड कंट्रोल है, उसमें देखिए मानवाधिकार की बात है, हमेशा मैजिस्ट्रेट साथ में रहते हैं, चाहे वहाँ पानी के गोले चले, चाहे वार्निंग हो, चाहे अश्रु गैस के गोले चले, टीयर गैस चले, चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, सब कुछ होता है मैजिस्ट्रेट के आदेश पे, उसके बिना कुछ नहीं होता। मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी है और मैजिस्ट्रेट ही करेगा, मैजिस्ट्रेट का ही ड्यूटी है और ओके मैजिस्ट्रेट ही ये सब करता है। तो मैजिस्ट्रेट जो है कि बाद में आप देखिए कहीं भी अगर पेपर में निकलता है पुलिस लाठी चार्ज, 3 जी डेड इन पुलिस फायरिंग, अगर ज्यादा गंभीर घटना हो, कोई नहीं कहता कि मैजिस्ट्रेट के आदेश से हुआ। तो कुछ हमारी जो छवि है पुलिस की, इमेज है, वो इतनी खराब है कि हमको मानव अधिकार के हनन के रूप में ज्यादा देखा जाता है कि हम हनन करता है, बजाय इसके कि हम लोगों की डिग्निटी, लोगों का सम्मान पूर्वक जीने का हक बनाते हैं। अगर आप नागरिक हैं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, तो आपकी नींद, आप सो सके रात में, देखिए पुलिस रात भर जाती है। हम लोग पूरे क्रिमिनल एलिमेंट्स को, खराब एलिमेंट्स को, जो असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट है अपने पूरे समाज में, उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। विधि व्यवस्था की समस्याएं बनाने का मतलब, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, समाज में शांति फैले, इसका प्रयास करते हैं, ताकि हर आदमी अच्छे से अपना जो भी, चाहे प्रोफेसर है पढ़ाने जाएंगे, आप बिजनेसमैन है दुकान खोलेंगे, उससे बड़े बिजनेसमैन है फैक्ट्री खोले, जो भी करे, जो भी आपका काम हो, बैंकर है बैंक में जाएंगे, जो भी आपका जीवन का दिनचर्या है, बिना लॉ एंड ऑर्डर के आप कैसे करेंगे? अगर शहर में बलवा हो जाए, आप तो दफ्तर जा ही नहीं पाएंगे, आप तो कॉलेज जा ही नहीं पाएंगे। तो विधि व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस करती है, उसी से आप अपना सम्मान पूर्वक जो कमाने खाने का काम कर पाते हैं। हम लोग विधि व्यवस्था को सलामत रखते हैं, शहर में इतनी शांति रखते हैं, या एक ऐसा कि जिससे अपनी जो दैनिकचर्या है नॉर्मल चली जाए। कभी कभी देखिए अचानक, कभी सालों में एक बार या दशकों में एक बार होता है कि विधि व्यवस्था एकदम टूट सी जाती है, स्पेशली आप देखिए नक्सल एरिया में या आतंकवादी एरिया में अक्सर ऐसी घटनाएं होती जाती है। तो वहाँ स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, वहाँ कई बार बैंक, वहाँ कार्य जीने का अधिकार तभी मिलेगा अगर समाज में शांति। भारत पढ़िए, महाभारत में जो इतना पुराना 5000 साल पुराना टेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि एक आदमी को अगर कमाना खाना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार अपने है ना, चार पदार्थ जो है, जो चार जो लाइफ के जो पुरुषार्थ हैं चार, ये सबके लिए जी यही हमारे दर्शन में आया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अपनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में काम करना है। पहली स्टेज धर्म की है, फिर अर्थ की है, आप कमाइएगा, फिर काम की है, वैवाहिक जीवन जीजिएगा, गृहस्थी आगे बढ़ाइएगा, फिर अंत में बुढ़ापे में मोक्ष की है, जब आप संन्यास और मोक्ष और प्रभु प्राप्ति का प्रयास कीजिएगा। तो इन चारों स्टेजेस में जिसको भी जीना है, जो भी मानव के ये लाइफ के जो साइकिल है अपने संस्कारों के इस हिसाब से निर्धारित है, उसमें आप देखिएगा कि क्या होता है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, महाभारत में लिखा है कि कुछ भी पुरुषार्थ शुरू करने से पहले आपको अपना पढ़ाई लिखाई चूज करनी है, गुरुकुल चूज करना है, आपको अपनी मतलब पत्नी चूज करनी है, आपको अपनी नौकरी चूज करनी है, काम चूज करना है। सबसे पहले अपना राजा चुनिए, सबसे पहले अपने राजा को चुनिए, क्योंकि अगर राजा विधि व्यवस्था नहीं बना सकेगा तो आपका कोई पुरुषार्थ किसी काम का नहीं, सब बेकार है, सब बेकार। आप वो जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं, मैं तो पंजाब से आती हूँ, कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। अहमद शाह अब्दाली ने कहते हैं 27 बार पंजाब पे आक्रमण किया, उधर उधर से आता था ना अफगानिस्तान तरफ से, जी तो पंजाब में कहते थे कि वो जब आएगा सब लूट के ले जाएगा। तो अभी भी आप देखिए पंजाबियों में खाने पीने का, कपड़े पहनने का, खर्च करने का बहुत ज्यादा है, कि जो आपने खा भी लिया बस वही है आपका, बाकी सब तो हर साल वो आएगा लूट के ले जाएगा। तो जो आपके जी पास है उसको कमाइए खाइए, जो आप कमा रहे हैं उसको साथ के साथ खर्च कीजिए। ये बहुत मशहूर प्रसिद्ध कहावत है वहाँ उत्तर भारत में, कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। आपका वही है जो आपने अपने पे खर्च कर लिया, बाकी तो वो लुटेरे लूट लेंगे। तो इसीलिए अगर राजा अच्छा होगा तो आप अपनी भी सकते हैं, अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट है, सेविंग्स रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ बचा सकते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। वो व्यवस्था समाज में बनी रहे, वो तो तभी होगी जब आप, अगर आप कहेंगे कि अगर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को भी उतने ही मानव अधिकार है जितने उसको जो क्रिमिनल है, तो बात नहीं बनेगी ना। तो जी आप कहेंगे क्रिमिनल का भी
आपका घर लूट ले, फ्रीडम है, फ्रीडम शुरू उस हैं। और अगर कोई करता है तो वही समय है, वही रोल है पुलिस का, क्राइम को, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का। अगर क्राइम हो जाता है उसका अनुसंधान करने का, उसमें चार्जशीट करने का। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डायरेक्टर साहब आपने बात की, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है पुलिस, पहला स्टेज है, बट उससे भी महत्वपूर्ण है आपकी अदालतें, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स है। पुलिस तो बेचारा फुट सोल्जियर है, दौड़ दौड़ के काम करता है, प्रोसिक्यूशन कभी ठीक से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाता, कभी कन्विक्शन नहीं होता, हम कितनी भी मेहनत कर ले, बहुत कम कन्विक्शन होता है। अच्छे अच्छे केसेस में जहां ट्रायल कोर्ट ने, जैसे अभी गैंगरेप हुआ था चावला में, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि गिल्टी है, हाई कोर्ट ने कहा गिल्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये 6 महीने की बात होगी, 8 महीने की, पिछले 1 साल के अंदर की बात है, अच्छा उन सबको गिल्टी कहा कि ये गिल्टी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्रिमिनल केस है, गैंग रेप का केस है, गैंग रेप एंड मर्डर, जैसे निर्भया से भी ज्यादा भयानक कांड था वो छावला गैंग रेप, ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जो यूयू ललित द्वारा हेडेड एक बेंच थी, उन्होंने कहा, अच्छा और आप मानिए उनके वकील ने क्या मांगा कि इनको जो फांसी की सजा दी है ना, इसको जरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दीजिए। ये गुजारिश लेके दोषियों का वकील गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी देखिए, पूरा माफ, बाइज्जत बरी, मांगा ही नहीं था भैया। मतलब मांगा उसने एक हाथ से झलने वाला पंखा और आपने उसको एसी दे दिया। इस तरह के, मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आपने बात की, इसका खाली पुलिस एक अंग नहीं है, पुलिस तो एक फुट सोल्जियर है, पैदल चलने वाला सिपाही है। उसके बाद उसके जो बड़े आका है वो हुए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, उससे भी सबसे बड़े आका हुए अदालतें, कोर्ट्स। कोर्ट्स जो चाहे करे, कोर्ट्स आपस में ही एग्री नहीं करती। अगर हम लोग आपस में एग्री नहीं करेंगे 3 लेवल, तो चार्जशीट हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए, ट्रायल कोर्ट कुछ कहती है, उसके बाद हाई कोर्ट कुछ कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार एग्री कर जाती है, फिर रिपील में या रिवीजन में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट एकदम पलट देती है। वो आपस में ही नहीं एग्री करते। भैया मैं तो कहती हूँ सबसे पहला ट्रायल अगर इस देश में किसी का होना है, ट्रायल की आपने बात की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की, ट्रायल होना चाहिए सबसे पहले हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। उसका ट्रायल कीजिए आप, समझ रहे हैं ना, उसको ट्रायल पे चढ़ाइए और देखिए उसमें क्या खामियां है। पुलिस में खामियां है, मुझे मतलब मैं यहाँ पुलिस को डिफेंड करने के लिए नहीं आई, अपनी रक्षा करने के लिए आई। हम लोगों में बहुत बुराइयां, और मैं भी उसका भाग हूँ, मेरे में भी, क्योंकि हम सब उस टीम के मेंबर है, हम में भी बुराइयां हैं। पर ये कहना कि बाकी अंग जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एकदम दूध के धुले हैं, पाक साफ है, या उनमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कोई असंगति नहीं है, वो एकदम लीनियर या उस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले आप अपने पूरे क्रिमिनल जस्टिस, आप लोग तो मतलब प्रबुद्ध जन है, एकेडमिक लोग हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में काम करते हैं, छात्र लोग भी पढ़ते लिखते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, आप लोग कोई जजमेंट्स उठा के देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग ये जो खामियां है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिस क्योंकि विजिबल है, खाकी पहनता है, सबको दिखता है, और कटिंग एज तो पुलिस है ना, गिरफ्तार करेगा पुलिस, चार्जशीट करेगा पुलिस, पकड़ के ले जाएगा पुलिस, जेल से एस्कॉर्ट करेगा पुलिस। तो जितने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियां सब पुलिस के मत्थे आ जाती, सब पुलिस के मत्थे आ जाती। मतलब हमारे एक पड़ोसी है यहाँ, एक कुत्ता मर गया उनके घर के सामने, तो बोलते कुत्ते की वो बॉडी कई, लाश कई दिन तक वहां पड़ी रही, स्मेल करने लगी। बोले पता नहीं पुलिस क्या करती है, मरे हुए कुत्ते को भी नहीं उठाती है। मतलब कुछ भी देश में कहीं गलत हो, ये तो म्यूनिसिपैलिटी का काम है, म्यूनिसिपैलिटी को ना करना है, साफ सफाई उनका काम है। सही बात। तो पर लोगों को लगता है कुछ भी अगर समाज में गलत है, चाहे वो किसी भी, चाहे नल में पानी नहीं आ रहा, चाहे टेलीफोन की लाइन बंद है, चाहे आपके यहाँ कुछ भी गलत हो गया है, कूड़ा बड़ा, पुलिस का आपको, पुलिस को मतलब पुलिस एक दिखाई देती है, सबसे पहला दोष पुलिस को जाता है। बाकी किसी डिपार्टमेंट को इतना दोष नहीं जाता, चाहे वो कितना भी गलत हो, कितना भी करप्ट हो, कितना भी इनएफिशिएंट हो, उन लोगों को दोष नहीं जाता। जहां तक मानव अधिकार की बात है, पुलिस बहुत सजग है। वो सीआरपीसी में कितने सारे आपने देखी, जैसे महिला को अरेस्ट करना उसका प्रोसेस है, सूर्यास्त के बाद नहीं ला सकते, बिना महिला अधिकारी के गिरफ्तार नहीं कर सकते, बच्चों को, बूढ़ों को, सबका एक प्रोसेस है। आपको नोटिस भेज के किसी को बुलाना है पूछताछ के लिए, फालतू अरेस्ट नहीं करना, तो कहते हैं बेल एंड नॉट जेल इज द रूल। आपको हथकड़ी नहीं लगानी, बहुत सारी लेट डाउन है। पुलिस के तो हाथ एकदम बंधे हुए हैं, पुलिस मानव अधिकार से बाहर नहीं जा सकती।
सीआरपीसी में है, बहुत सारे कानूनों में है, प्रैक्टिस में है, जेल के मैनुअल्स में है, अपने पुलिस के मैनुअल्स में है। और सुप्रीम कोर्ट की इतनी गाइडलाइंस है जिसमें कि पुलिस के हाथ एकदम बांध के रखे हुए हैं। और ठीक भी है, पुलिस को गाइडलाइन या मार्गदर्शन देने में कोई बुराई नहीं है। बात है कि सिर्फ दूसरे की तरफ जब आप एक उंगली उठाते हैं तो चार आपकी तरफ भी उठ गई। थोड़ी बहुत मार्गदर्शन अपने लिए भी कर लीजिए, ये भी देख लेना होगा। तो ऐसा है कि पुलिस को दोष देना बहुत ही सरल है, परंतु अपने को भी, हम लोग बात कर रहे थे पुलिस और मानवाधिकार की। तो पुलिस में मतलब बहुत अच्छा है पुलिस। देखिए, आप पुलिस को क्यों इतना ज्यादा वो दिया जाता है, पुलिस का आप सबसे पहले आप ओरिजिन देखिए, पुलिस कहाँ से पैदा हुई। जो मॉडर्न पुलिस है, जो आज की पुलिस है, जो हम लोग हैं, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा चलाई गई पुलिस है। पहले राजाओं का अपना अपना होता था, जो भी उनका दंड की व्यवस्था रहती थी वो अलग थी, कोतवाल रहता था, जो भी रहता था उसको छोड़ दीजिए। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अपनी एक पुलिसिंग व्यवस्था लागू की। उसमें एबीसी 3 तरह के थे, कैटेगरी के स्टेट थे, जो पूरे राजाओं के पास थे, जो पूरे गाइडेड थे, या जो डायरेक्टली ब्रिटिश के पास थे। तीनों तीनों तरह के क्षेत्रों में अलग अलग पूरी पुलिस व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद आपने उस पुलिस को एक भारतीय पुलिस का रूप दे दिया। लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस का जो सब्जेक्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है। अगर आप देखें जो लिस्ट है, शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में, विधि व्यवस्था और क्राइम जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है। तो हर स्टेट अपना अपना करती है, उनको अपना कानून है। पुलिस एक्ट पहले लोग कहते थे कि 1800 बहुत पुराना है, 150 साल पुराना पुलिस एक्ट है। उसको कई लोगों ने रिवाइज किया, एक नया मॉडल पुलिस एक्ट भी बनाया है। सोली सोराबजी कमेटी जो बनी थी उनके द्वारा एक नया ड्राफ्ट दिया गया है, और उन्होंने ये एक्ट भी बनाया है। और एक्ट बना के कई राज्यों ने किया है। अब इतना लंबा चौड़ा एक अजीब सा अनविल्डी सा एक्ट बना दिया है कि मुझे तो अभी लगता है जब हम लोग थे यंग एसपी थे, एसपी थे, जब डायरेक्टली विधि व्यवस्था या क्राइम संभालते थे, वी वर बेटर ऑफ, हम अच्छे थे पुराने पुलिस एक्ट के साथ। मतलब पुराने पुलिस एक्ट में मेरे कितने काम हो जाते थे। एक उसमें एक सेक्शन 34 होता था इंडियन पुलिस एक्ट का, कितने काम हो गए उसमें। किसी ने मलबा भी अगर लगा के रास्ते में ट्रैफिक रोका हुआ है, सेक्शन 34 में प्रोसिक्यूशन देते थे, आधे घंटे में वो साफ कर लेता। कितने सारे लोग थे, मतलब ऐसे ऐसे सेक्शन जो कभी उपयोग में नहीं आते थे, उनका उपयोग करके कितने काम हो जाते। 34 था पुराने इंडियन पुलिस एक्ट में, अब वो है ही नहीं, उसका कोई इक्विवेलेंट ना आज के लोगों को यूज करना आता है। इसी तरह वो एक अभी भी है, वो तो खैर पर बहुत कम इस्तेमाल होता है। 290 सीआरपीसी है, जो वेगाबॉन्ड है, जो गुंडे बदमाश घूम रहे हैं रात में शहर में, किसी को पकड़ के अंदर कीजिए अगर आपको शक होता है कि उसकी एक्टिविटी नाम पता पूछिए, अगर वो लेजिटिमेट नहीं लग रहा है, अगर वो नहीं लग रहा है उसको, तो उसमें प्रोसिक्यूशन दे सकते हैं। तो बहुत सारे काम जो लॉ अबाइडिंग, जो हल्का सा आदमी है जो छोटी मोटी बदमाशी करता है, सड़क पे मलबा फेंक दिया, जो वैसे की लॉ अबाइडिंग है, बट किसी कारणवश ऐसा क्योंकि सब कर रहे हैं वो करता है इस तरह का काम, तो वो तो प्रोसिक्यूशन से इतना डर जाता है। उसको आपने एक प्रोसिक्यूशन भेजा, वो तुरंत अपना मलबा हटाए। ऐसे कोई भी छोटी मोटी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, उसने कुछ बांध रखा है सड़क में, तंबू लगा रखे है शादी के लिए, अपने पार्क में जाके लगाइए। अगर जनता को उससे असुविधा हो रही है तो वैसे तो आप नहीं कर सकते। तो मानवाधिकार और पुलिस पर इतनी बंदिशें हैं पूरे भारतवर्ष में, नहीं सब जगह जगह। भारतीय पुलिस तो विशेष रूप से नाम है क्योंकि इंपीरियल जो कॉलोनाइजर थे, जो हम जिन्होंने हम पे राज किया, अंग्रेज लोग, उन्होंने पुलिस बनाई थी किस लिए? दमन करने के लिए। वो भारतवर्ष में किस लिए आए थे? सिर्फ पैसा कमाने। उनका क्या काम था कि वो सिर्फ लगान वसूलना, ज्यादा से ज्यादा आमदनी करना, हमारी वेलफेयर या नागरिक की उन्नति उनको कोई उनसे ये नहीं। अपनी सरकार चलाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है, उनको अपनी जैसे माल कपास उपयोग लेके मैनचेस्टर रेलवे सिस्टम बरार वगैरह में बनाया, जहां से उनको स्टील कोयला चाहिए था उन्होंने रेल बिछाए, जहां से उनको चाहिए असम में रेल लाइन बिछाई। आज तो कहते हैं कि का बड़ा किया, उसने किया में से प्रॉफिट होते उन्होंने किया जिसकी उनको हो सकता है। उन्होंने ऐसे कि अगर लेफ्ट के दूर जाए
कोई आदमी उनका विरोध करता है तो उसको गैर राष्ट्रवादी घोषित कर दिया है, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, उसको पकड़ लिया जाए। कितने छात्रों का दमन हुआ, आपने देखा भगत सिंह जैसे आदमी को फांसी हुई। सिर्फ कुछ नाम है जो हम जानते हैं, ऐसे हजारों लाखों नाम थे। कितने लोगों को अंडमान भेजा गया, कुछ नामों को हमने सुना है, सावरकर है, ये है, वो है। आप देखिए बंगाल, पंजाब के कितने लोगों को काला पानी जिसे कहते थे अंडमान भेजा गया। तो इस पुलिस का जो संकल्पना थी, जो मतलब एक तरह से मानिए कि जो इसका जो कॉन्सेप्शन था, जो शुरू ही हुआ, वो सिर्फ दमनकारी पुलिस के रूप में हुआ, दमनकारी पुलिस के रूप में हुआ। और वो आज भी वही है। अच्छा, पहले अंग्रेज पुलिस को यूज करते थे अपना राज्य चलाने के लिए, स्वतंत्रता आई, हम लोग सब बड़े खुश हुए, और पुलिस तो वही के वही रहेगी ना, बदला तो नहीं हमने, कोई बेसिक बदलाव तो किया नहीं। वही आईपी को आईपीएस बना दिया, आईसीएस को आईएएस बना दिया, दारोगा जी को, कोतवाल जी को दारोगा जी बना दिया, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो भी कर दिया, उसी व्यवस्था को हमने कंटिन्यू किया इन द नेम ऑफ कंटिन्यूएशन। कोई मतलब जैसे रिवॉल्यूशन में होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, सिस्टम तो हमने नहीं पलटा, सिस्टम वही रहा। पहले इसका उपयोग अंग्रेज लोग करते थे, ब्रिटिश करते थे अपनी वो बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या होने लगा कि इसका उपयोग करने लगे नए नए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो नेता लोग जो आए, जो बाद में मान लीजिए जो पोजीशन ऑफ पावर में आए, जो शक्तिशाली उसमें आए, उनको भी लगा कि पुलिस का उपयोग करके हमको भी बड़ा, मतलब वो दमनकारी जो रूप था, पुलिस एक ऑपरेशन का, लोगों को सताने का माध्यम है, वो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा पहले अंग्रेज सताते थे, पहले अंग्रेज अपनी दबंगई दिखाते थे पुलिस के माध्यम से, अब इसको हम भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, हम भी अपनी दबंगई दिखा सकते हैं पुलिस का उपयोग करके। तो उन्होंने वही इस्तेमाल किया पुलिस का, जो बाहर वाले हमको लूटने आए अंग्रेजों ने किया था, वही उपयोग फिर हमारे भी राजनीतिक दलों के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा या नेताओं के द्वारा, या जो भी एग्जीक्यूटिव आई बाद में, एग्जीक्यूटिव जो आए, मतलब जो आपको पता है ना, तीन अलग अलग है ना, न्यायपालिका अलग है, और बैलेंसिंग, मतलब है ना कि एकदम पावर है जो एकदम अलग अलग, तीनों में जो शक्ति है, पर तीनों ने इसका उपयोग किया है। तीनों ने अपनी शक्ति को, अपनी जिसे बोलते हैं ना एक बाहुबल को दिखाने में, मतलब पुलिस बिकेम देयर आर्म ट्विस्टिंग काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए पुलिस आज भी करीब करीब वही है। खाकी, कई लोग कहते हैं खाकी का यूनिफॉर्म का कलर बदल दो, शायद मानसिकता बदल जाएगी, ऐसे भी थिंकिंग बहुत है। 40 साल से ये थिंकिंग पहले था कि उनकी मानसिकता बदलो। अगर आप सरदार पटेल के भी कई आर्टिकल देखेंगे, उन्होंने कई जगह देखा है, सरदार पटेल जो कि बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, वो नेता भी थे, खैर पहले गृह मंत्री भी थे देश के, और बहुत उनके वैचारिक जो पुष्टि होती है जब आप उनके लेख वगैरह पढ़ते हैं, उनकी चिट्ठियां पढ़ते हैं, आप देखिए वो कितने बड़े स्तर पे सोचते थे। उन्होंने कई लेखों में पुलिस का कैसा स्वरूप होना चाहिए लिखा। नेशनल एकेडमी की उसमें वो गए, भारत में पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिखा है सरदार पटेल ने। आप उतना ही पालन कर लीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। बट बात है कि कौन जाने देगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जो सत्ताधारी दल जो भी रहे, ABC XYZ, उसको भी तो सत्ता प्यारी है, उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। बिना पुलिस प्रोटेक्शन के कोई IAS ऑफिसर कहीं नहीं निकलता, बिना पुलिस प्रोटेक्शन के कोई नेता लोग नहीं निकलते। सब लोग पुलिस को अपना नौकर बना के रखना चाहते हैं, सत्ता उनके पास, और वो सत्ता का जो है वो पुलिस तो असाइलों में ले करते हैं, उनका हुआ। तो उसका जो बाह्य रूप है, जो इसको एनफोर्स करना है, जो पब्लिक में जो दबाई दिखानी है, के लिए खाकी की प्रेस बहुत, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि मानव अधिकार जो है पुलिस को फॉलो करने चाहिए, पुलिस के हाथ बंधे हुए, पुलिस को करना ही है। आप कहीं चले जाइए, आप देखिए, अगर आप लोग के रिसर्च में है, मैं बनाई की लाई 1000 सुप्रीम कोर्ट किया उन्होंने दिया, ऑर्गेनाइज पोस्ट ऑर्गेनाइज, उनका अनुभव बहुत साल पुरानी बात है, शायद 50 साल पहले कहा या 60 साल पहले, उनका अनुभव वैसा रहा होगा, वो जज थे, उनको कुछ भी कहने का हक है। परंतु मेरे ख्याल से जो सब अंक कर रहे हैं प्रशासन के, वही पुलिस भी कर रही है।
कोई खास बात नहीं है। पुलिस क्योंकि विजिबल है, खाकी पहनती है, दिखाई देती है, उससे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, आपकी उम्मीदें भी ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है कि मानव अधिकार दमन में पुलिस सबसे आगे है। जबकि मुझे लगता है कि अगर मानव अधिकार एक आम नागरिक के आज भी सोसाइटी में, समाज में बचे हुए हैं, तो ये सिर्फ पुलिस के कारण बचे हुए हैं। और क्षमा करेंगे, ये ना सोचेंगे कि क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ मैं पुलिस का पक्ष ले रही हूँ, पक्ष नहीं ले रही। आप लोग खुद एकेडमिक्स हैं, आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप चाहे सब जजमेंट्स उठा लें, आप चाहे सब कुछ उठा लें, कर लें, कुछ भी कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कानून का, लेजिस्लेचर का है, सबसे ज्यादा है। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं सब जगह, तो पुलिस उतना दमन नहीं करता है जितने कि बाकी जो ऑर्गन्स है, बाकी जो प्रशासन के अंग हैं। मेरे ख्याल से मानव अधिकार में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर उतना नियंत्रण भी नहीं है। तो आधा घंटा का समय मुझे दिया गया था, मैंने बात अपनी कही। मैं चाहूंगी अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, प्रश्न हो, छात्रों की कोई क्वेरीज हो, तो कृपया आप पूछे। ये बेसिक एक बहुत ही छोटे से रूप में मैंने अपनी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जी ये मैम, अवसर देने के। थैंक यू मैम। प्रतिभा, प्रतिभा, सुशांत सर। मैम एक दो क्वेश्चंस हैं जो काफी हमें स्टूडेंट से, या हम लोग खुद भी लॉयर्स हैं तो हम लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक तो दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा पर्सनल नेचर के आपसे ही हैं, बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है। तो आपने ज्वाइनिंग में, मतलब जैसे आपने ज्वाइन किया होगा, तो क्या आपके सामने एज अ लेडी आईपीएस ऑफिसर चैलेंजेस थे? ये बहुत क्वेश्चंस रहता है लोगों का। और आजकल की जो जनरेशन है वो भी बहुत सारे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो कैसा वर्क कल्चर है? जी अभी तो बहुत सारी महिलाएं आ गई हैं। पहले आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले बहुत कम थी। अभी तो काफी महिलाएं आ रही हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है। पहले आईबी वगैरह में महिला को नहीं देखते थे, और पहले था कि महिला आई है तो इसको खाली दफ्तर में बिठा दो, इसको फील्ड वर्क नहीं देना। अब तो सीएपीएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में इतनी महिलाएं आ रही हैं, सब फ्रंट पे धड़ल्ले से लड़ रही हैं। अब तो आर्मी में लेडीज आ रही हैं, फौज में लेडीज हैं, नौसेना में शिप यस। कमांड कर रही हैं, पायलट्स है, मतलब हर फील्ड में लेडीज आ रही हैं, और उतना ही अच्छे से कर रही है जितना अच्छे से कोई पुरुष उस कार्य को करता है। तो महिला पुरुष की बात नहीं है, पर हाँ वर्क कल्चर थोड़ी सी, जैसे मैं, बहुत सारी चीजें हैं वर्क कल्चर में। एक तो जब आप खाली पुरुषों का एक होता है, तो पुरुष जैसे देखिए, स्त्री और पुरुष, मैं अभी इस समय मतलब फिजिकल एंटिटी की बात नहीं कर रही, दो प्रकृति के दो अंग हैं। स्त्री कोमल है, मृदुल है, यू नो, सबको मिला जुला के चलने वाली है, ये स्त्री भाव हो गया। भाव की बात कर रही हूँ अभी मैं, स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रही। पुरुष भाव हो गया कि नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है, जीतना है, उस पर विजय पानी है, ये एक पुरुष भाव हो गया। स्त्री और पुरुष की अगर आप देखिए, दो चीजें हुई ना, एक हुआ सेक्स, एक हुआ जेंडर। सेक्स हुआ कि जो आप पैदा हुए, आप लड़की के रूप में पैदा हुए या लड़का, वो तो आपका बर्थ पे पता लग गया। बाकी जो सीखा, बाकी सब सिखाया हुआ जेंडर, वो अरे छोटे बच्चे को बोलेंगे लड़के होकर रोते हो, अरे लड़के होके ऐसा करते हो। लड़का है तो एक तरह का व्यवहार, उसको बंदूक खरीद के दी जाएगी खेलने के लिए। लड़की है तो गुड़िया खरीद के दी जाएगी, उसको किचन सेट खरीद के, किचन के छोटे छोटे बर्तन दिए जाएंगे। लड़का है तो उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए वो क्या आते हैं, इंजीनियरिंग सेट वगैरह दिए जाएंगे। तो हम अपने खिलौनों में भी देखिए ये बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं कि किससे हमारी क्या उम्मीद है। तो ये जो जेंडर है, जो कि समाज के द्वारा सोशलाइजेशन में दिया जाता है, ये जेंडर, जेंडर एक अलग चीज है और सेक्स एक अलग चीज है। सेक्स बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है, जेंडर समाज के द्वारा डिटरमिन्ड है। तो जो जेंडर की जब हम बात करते हैं, जेंडर में आपने कहा पुलिस भी जो है ना, अगर उसका अगर कोई जेंडर होता तो वो पुरुष ही होता, क्योंकि वो दमनकारी रूप में, दबाने के रूप में, नियंत्रण के रूप में, डोमिनेट, कंट्रोल। और जब से महिलाएं आई हैं वो चाहती हैं कॉन्सेंसस हो, मिला जुला के सबको चले, नेगोशिएशन हो, सबकी बात सुनी जाए, मतलब मिलजुल के चले सब लोग। और महिलाओं की एक और खासियत है, घरों में उन्होंने सदियों से सीखा कि अगर 8 आदमी का खाना बना, 2 मेहमान आ गए, वो किसी तरह उसको 10 मिनट चला देंगी थोड़ा बहुत कर। तो कम से कम संसाधनों में भी कैसे सबका गुजारा करना है, सबको मिल बांट के देना है, सबको सबकी इच्छाएं पूरी करनी है टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ये लेडीज ने सदियों से घर पे रह के सीखा है, जिसका उपयोग अब वो अपने कार्य क्षेत्र में कर रही है। तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत एक्साइटिंग टाइम है।
लेना चाहिए अन्य जॉब्स में भी और विशेष रूप से पुलिस में, क्योंकि पुलिस की जो इमेज है, आप लोग कहते हैं कि आप हमने दमनकारी के रूप में देखा, ये महिला आने से भी छवि मल हुई है, कोमल हुई है, अच्छे अच्छे भाव आए हैं, लेडीज थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, सबकी बात सुनती हैं, पेशेंट लिसनर होती हैं, तो पुलिस की छवि भी इससे सुधरी है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल आप पूछा था, मेरा अनुभव कैसा रहा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे को कार्डर मिला बिहार, शायद अगर कोई और कार्डर मिलता उतना अच्छा न रहता, क्योंकि बिहार में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है। तो मैं अकेली थी, इनफैक्ट बहुत लास्ट तक हम और बहुत अच्छे लोग, मेरी टीम जो रही हमेशा अच्छी रही, तो कोई नेगेटिव अनुभव खास मेरे पास है नहीं बताने के लिए। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ इनफैक्ट जंगल में भी हम लोग रहते थे, नेक्स्ट झारखंड, आप मानेंगे हम लोग जंगल में सोते थे ग्राउंड शीट में, मैं अकेली औरत होती थी, और वो ग्राउंड शीट होती है एक हरा सा प्लास्टिक की, आपने देखी होगी ग्राउंड शीट हर सिपाही के पास होती है, वो हम बिछा के जंगल में सोते थे, बेड कहाँ से आएगा। मेरी ग्राउंड शीट रहती थी, तो सिपाही लोग मिलके उसमें छोटा सा वो तंबू टाइप का बेवॉक होता है ना, मेरे लिए हमेशा बना देते थे। मैं कहते थे नहीं आप लोग सीधे सो रहे हैं बिना उसके ऊपर वो टेंट वाला, टेंट एक बिवॉक होता है मान के ना, बिवॉक अगर आपने टेंट एज का कुछ गर्ल गाइड या स्काउट में किया होता हो बिवॉक से बनाना, हमेशा मेरे ऊपर वो तानसा देते थे, जो कि एक रिस्पेक्ट के रूप में अच्छा है, पर मुझे लगता था कि मैं भी आपके बराबर हूँ। खाना बना रहा है, सब लोग खा रहे हैं जंगल में, हम लोग कई बार 8-8 10-10 12-12 दिन वही सत्तू और चूड़ा खा के रह जाते थे, तो सबके साथ थे। पानी नहीं रहता था तो वो एक चूहा होता है, बालू हटा के, अगर कहीं सूखी नदी है तो बालू हटा के वहां से पानी निकाल के पी रहे, सब लोग साथ में थे, कितनी अच्छी टीम थे कि कभी मुझे कोई मतलब ईमानदार की, मुझे झूठ नहीं मारना स्टेज बोलनी है, मुझे कभी एक खराब लगा हो या मुझे कभी 2 नंबर का नागरिक लगा हो कि बीइंग ए लेडी आई एम इन दिस मैन्स वर्ल्ड। और अब तो स्थिति बहुत बदल गई है, आज की तो महिलाओं का, लड़कियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तो वर्ल्ड इज वेरी वेलकम। हमारे जमाने में टॉयलेट नहीं होता था लेडीज का अलग से, टॉयलेट एक प्रॉब्लम थी, हम तो जेंट्स टॉयलेट में जाना सीख गए थे। और हम तो मतलब आज तक लोग मुझे कहते हैं कि यू मोर ऑफ मैन देन अ गर्ल। वो बहुत छिपा छिपा के लोग टॉयलेट जाएंगे, मैं सबके सामने जाती हूँ, बुशेस के पीछे भी गए, जैसे जंगल में है तो झाड़ियों के पीछे गए, अभी तक मुझे आदत है, मुझे वो उसमें कोई संकोच रहा नहीं। शायद जीवन ऐसा मिला और शायद थोड़ा सा मुझे लगा नहीं, बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं या जो नेचुरल लाइफ की प्रक्रियाएं हैं, उनमें कोई बहुत मतलब सो लॉन्ग एज आप डिग्निटी मेंटेन करते हैं, आपका व्यवहार आचार सबके साथ सही है और आपके सबका व्यवहार आचार भी आपके प्रति सही है, तो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा व्यक्तिगत रूप से और अधिकतर लोगों का। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अगर आपकी भी कोई छात्राएं, कोई महिलाएं पुलिस में आना चाहें, यूनिफॉर्म सर्विसेज में आना चाहें, सीएपीएफ में आना चाहें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेहनत कीजिए और अगर आ जाइए एक बार तो मेरी तरह से क्लास लीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। और अगर आ जाइए तो बिल्कुल मन लगा के निष्ठा पूर्वक सेवा के कार्य की तरह इस नौकरी को देखिएगा, खाली वो करने के लिए। दिस इज माय आंसर टू व्हाट यू सेड। मैम एक क्वेश्चन और है, ये जी मैम जैसे कई कमिटीज की रिपोर्ट है तो वो कहती हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है, या आपने भी प्रोसिक्यूशन की बात कही कि बहुत गलत तरीके से प्रोसिक्यूशन होता है, तो कि पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो पुलिसिंग से अलग कर दें, मतलब दोनों को डिवाइड कर दें। तो इस पे मतलब कैसा रहेगा, इससे क्या कुछ और बेहतर होंगी चीजें? ये तो पहले से ही अलग है। 83 में जब सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ था तो प्रोसिक्यूशन को अलग, प्रोसिक्यूशन विंग अब एकदम अलग है, प्रोसिक्यूशन का पुलिस कोई मतलब नहीं। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि अभी सुशांत हाँ सर ने जी भी कमेटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, उसी तरह से इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कमेटी का नाम लेके। बीएस मलिमथ कमेटी आई थी जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म के लिए जानी जाती है, और इस कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे क्रिमिनल जस्टिस, बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म के लिए ही। उसमें से एक सजेशन ये भी था कि सेपरेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग होनी चाहिए, और जो कि लॉ एंड ऑर्डर विंग से बिल्कुल अलग हो। तो मैम इसमें आपके व्यूज क्या हैं, वो जानना चाहते हैं बच्चे। जैसे कि हम ज्यादातर देखते बिल्कुल हैं होनी चाहिए। कस्टोडियल देखिए डेथ। मालीमथन कमेटी की रिपोर्ट एक बहुत ही आइकॉनिक, एकदम जिसे कह सकते हैं ना कि इट इज द सेमिनल वर्क, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी रिपोर्ट है वो, बहुत यस। अच्छी रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट है, उसके बहुत सारे सजेशन है। आपने तो एक ही की बात की, ये कई जगह जैसे दिल्ली में बिल्कुल अलग है, लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्ती पुलिस एकदम अलग है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग है। ये प्रयोग किया गया है, आई थिंक कई बड़े शहरों में ऐसा है। लॉ एंड ऑर्डर का, आम सिपाही को लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था में नहीं जाना पड़ता, जो ये आए हुए है उनको नहीं जाना पड़ता, ऐसा कई जगह है। तो देखिए इसके उपयोग प्रयोग किया गया है, कुछ सफलताएं भी मिली हैं।
इससे भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण सभा वो हैं मलिमथन कमेटी के। तो एक को उन्होंने कहा जैसे अपनी एडवर्सरियल सिस्टम कि दोनों तरफ के वकील को बोलेंगे और जज को एकदम बेवकूफ की तरह बैठे रहना है, दोनों की बात सुन के अपना निर्णय देना। जैसे एडवर्सरियल बोलते हैं कि दोनों विरोधी है, दोनों पक्ष, दोनों को सुन के अपना निर्णय देना है। तो उन्होंने कहा जैसे फ्रांस का सिस्टम है एडवर्टोरियल, कि जज जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करता है कि क्या हुआ, पता करता है क्या हुआ, ही कैन आस्क क्वेश्चंस, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन इवन ज्वाइन इन द इन्वेस्टिगेशन। कई आप देखेंगे ये सीरियल वगैरह, सोप वगैरह फ्रांस के इंग्लिश में ट्रांसलेटेड, अगर आप देखेंगे आपको पता है उनका सिस्टम क्या। तो मलिमथन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, श्री मलिमथन, जज जस्टिस मलिमथन ने, कि ये होना चाहिए कि अपने को ये ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें जज का भी एक एक्टिव रोल हो, बजाय वहां एकदम मूक दर्शक बन के बने रहने के और अपनी जजमेंट सुनाने के। एक एक्टिव रोल अनुसंधान में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे बहुत अच्छा उनका सुझाव लगा, जो आज कितने दशक पुराना है, आज तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा जैसे IAS है, जैसे IPS है, जैसे फॉरेस्ट सर्विस है, जैसे फॉरेन सर्विस है, इसी तरह से एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। अब क्या होता है, जज साहब टैक्सेशन कर रहे थे, एलिवेट हो गए, किसी को जानते थे, बन गए हाईकोर्ट जज। अगर बन गए, जानते थे या कोई बहुत किसी सौभाग्यवश बन गए, उन्होंने टैक्सेशन के अलावा जीवन में कुछ देखा नहीं, केस तो उनके सामने सब आएंगे। ये अगर IAS में है, आप BDO भी लगते हैं, आप पंचायत सेवक भी लगते हैं शुरू में, आप SDO भी लगते हैं, आप DDC भी लगते हैं, आप DM भी लगते हैं, आप कमिश्नर भी लगते हैं, आपने सब स्टेजेस देखे, सब तरह के काम किए हैं। तो अब हमारे यहाँ जो जुडिशियल सर्विस है वो सिर्फ लोअर रैंक्स के लिए, उनमें शायद ही कभी कोई हाईकोर्ट जज के तब तक पहुंचता है। वो दो स्टेजेस पे हमारा रिक्रूटमेंट है, एक लोअर जुडिशरी में, एक शायद एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर AJC लेवल पे। तो वो जो है वो लोगों के लिए करियर, जो आपका जो उसकी जो नॉर्म्स में एक निकला था, वो ऐसे होता है। आपका DIB, ब्यूरो डायरेक्टर, रॉ, स्टेट्स के DG सब IPS से होते हैं। कि आप देखिए किसी जमाने में उसने सिपाही का भी काम किया हुआ, उसने सब मतलब घाट का पानी पिया, उसको पता है कि कौन सा एंगल किस तरह काम करता है। जहां तक ये दूसरा सिस्टम है अपना जो एलिवेशन का, आप देखिए कई लोग यंग एज में एलिवेट हो गए, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस तक पहुंच जाते हैं। खैर पढ़ते लिखते हैं लोग भी, परंतु सबके बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। पढ़ लिख के कुछ जा सकता है, परंतु जो अनुभव है ग्रास रूट, जो एकदम कटिंग एज लेवल है, जो आप इंटरेक्शन से सिर्फ पाते हैं। अब आप किताब पढ़ के तो नहीं गाड़ी चलाना सीख सकते, किताब पढ़ के तो घुड़सवारी नहीं सीख सकते। इसी तरह बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं जो कि आप जब एक्चुअली काम करेंगे। Okay. Although a police officer can be punished for custodial death, but how do you see the accountability of police in custodial death cases? ये एक बच्चे का क्वेश्चन है और वो आपसे जानना चाहता है। देखिए पुलिस हम IPC में भी देखते हैं, नहीं हम IPC में भी पढ़ते हैं कि कस्टोडियल डेथ इसलिए क्योंकि कहते हैं कि कस्टोडियल रेप और कस्टोडियल डेथ के लिए पेनल्टी बहुत स्काई हाई है। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कस्टोडियल रेप में देखिए पेनल्टी बहुत हाई है। आप इंडियन एविडेंस एक्ट उठा के देखिए, उसके प्रोसिक्यूशन के अलग भी है, एविडेंस रूल्स भी अलग है। तो रक्षक को भक्षक नहीं होना है। कस्टोडियल डेथ ये माना जाता है कि पुलिस थर्ड डिग्री करती है, बहुत मारपीट करती है, एनकाउंटर कर देती है, उसीलिए कस्टोडियल डेथ इतनी बदनाम है। ये पुराने जमाने की प्रथा जरूर रही हो, परंतु अब कस्टडी में आजकल तो इतना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आ गया, DNA टेस्टिंग है, किसी का मुझे थूक दो, थोड़ा सा सेमन दो, थोड़ा सा ब्लड दो, एक ड्रॉप से भी कम, एक कतरा, मैं बता दूं कि ये उसका है कि नहीं। इतनी साइंटिफिक एड्स की इन्वेस्टिगेशन आ गई है, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या क्या है, बहुत सारी चीजें जो क्रिमिनल को क्राइम से जोड़ती हैं साइंटिफिक तरीके से। अब वो मारपीट के वो बात नहीं रही। हालांकि कस्टोडियल मतलब मारपीट एक पुराना वो है कि पुलिस है तो पीटती है, थर्ड डिग्री करती है। तो कस्टोडियल डेथ इसलिए बदनाम है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस ने मार के पीट डाला, इतना पीटा कि मर गया वो कस्टडी में। उसके लिए तो बहुत कड़े प्रोविजन अब बना दिए गए हैं। कस्टोडियल डेथ आपने कहा IPC में भी है, बाकी जगह भी है। तो कस्टोडियल डेथ में तो हमने तो देखा है बच्चे बेचारे जो कभी भूले भटके, वो कोई आया आदमी उसको हार्ट अटैक हो गया, वो वहां उसको इतना जेल आने से, क्योंकि अब बड़ा सा सेठ जी है, अचानक आना पड़ा, ले 300 करोड़ रुपए निकल आए, उसको अगर जेल में ले जाएंगे आप या हाजत में ले जाएंगे तो हाजत में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक से मर गया। पर उसमें भी पुलिस इंस्पेक्टर या SHO या उस जिले के जो और पदाधिकारी इवन ऊंचे वाले रहते हैं, उनपे इतना प्रोसिक्यूशन लगता है,
मुझे तो एक बिल्कुल याद है, अपने इंस्पेक्टर साहब थे, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, उनके बूढ़े माँ बाप थे, वो कितने साल वो रह गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो जेल में ही रह गए, और जब निकले तो एकदम वो टेढ़े टेढ़े चले। इतना एक्टिव, इतना दबंग हमारा इंस्पेक्टर था, पता नहीं कानून ने किस तरह उनको मारा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुलिस वाला अगर कानून के हाथ पे चढ़ जाए ना, तो सब लोग बड़े खुश होते हैं। आगे है ना अब हाथ में, जेल में क्रिमिनल उसको तंग करते हैं, बाकी क्रिमिनल होते हैं ना जेल में, वो उसको तंग करते हैं, और सब लोग उसको परेशान करते हैं। कोर्ट भी उसका कोई बहुत, मतलब हम लोग उन कोर्ट के सिपाही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को अगर मैं ना हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकता, मैं नहीं हूँ, आपका कोई ट्रायल कोर्ट नहीं चल सकता, पुलिस नहीं हो, आपका कोई हाई कोर्ट नहीं चल सकता। परंतु उनका भाव हमारे लिए अपने परिवार जैसा नहीं है। हम सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अंग है, परंतु कस्टोडियल डेथ होने पर वो ऐसे करते हैं जैसे हमने किसी कोई मर्डर कमिट कर दिया। ऐसा 99.99% केसेस में मर्डर नहीं होता है, किसी कारणवश कस्टोडियल डेथ हो जाती है, परंतु इसका पुलिस पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पुलिस ऑफिसर डिमोरलाइज भी हो जाता है, और कोई नहीं चाहता कि मेरी कस्टडी में कोई डेथ हो। कस्टोडियल डेथ अचानक हो गई तो उसके भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, पंचनामा बनता है, इंक्वेस्ट होगी, सब कुछ होता है, बकायदा कोर्ट में रिपोर्ट फाइल होती है। कई बार मीडिया या अब वो जो जितने क्रिमिनल हैं बड़े बड़े, उनके तो बड़े बड़े नेटवर्क है, मीडिया हाउस में भी है, समाज में भी है, सब जगह वो लोग फिर पूरा फैला देते हैं, और बेचारे इस तरह जो हमारे इंस्पेक्टर रमेश थे, इनकी तरह उनका पूरा जीवन जेल में ही चला जाता है। उनके बूढ़े माँ बाप भी रुलफुल जाते हैं, बच्चे भी रुलफुल जाते हैं, बड़ी बुरी हालत होती है। और एक बात मैं बताऊं, चोरों में अगर कोई चोर जेल में जाता है ना, तो चोर चोर मौसेरे भाई, वो उसके परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पुलिस वाला बेचारा अगर जेल चला जाता है, तो हमारा जो सिस्टम है या हमारी जो भाईचारे की फीलिंग है, हम लोग उसके परिवार का ख्याल नहीं रख पाते। चोर ज्यादा अच्छे रखते हैं, मतलब ऑनर अमंग थीव्स जो है ना, वो बेटर है बजाय ऑनर अमंग पुलिस ऑफिसर्स। तो कस्टोडियल डेथ इज वेरी अनडिजायरेबल। नो पुलिस ऑफिसर वांट्स कि कस्टोडियल डेथ हो उसके केसों में, पर हो जाए तो जो प्रोसेस है वो करना ही करना है, तो इनएविटेबल हो गया। जी, आई होप दैट सेटिस्फाइज योर क्वेरी ऑन द क्वेश्चन फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर Thank पॉइंट you, ऑफ व्यू। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, धन्यवाद, ma'am. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और आपने जो अपने अनुभव शेयर किए हैं ये निश्चित ही हमारे बच्चों के लिए लाभकारी रहेंगे। जी, और जैसा कि मैम ये तो आवश्यक है कि कानून, समाज में कानून का भय तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कानून हाँ जी, का भय नहीं होगा तो जो अपराधी किस्म के तत्व नहीं हैं खा वो हावी रहेंगे। खाना खा लो। ये अभी शाम को ही चेक करूंगा मैं, मानवाधिकार भी इसकी मुख्य 3 भूमिका से पहले इसमें तो है। बिल्कुल नहीं। हाँ, आज 3 के बजे सेशन का बहुत अच्छा रहा। सलीम सर प्लीज अभी आप फ्लाइट मैडम कंफर्म करके नमस्कार सर। 3 बजे रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट मिस जी। निर्मला कौर मैडम, फॉर्मर डीजीपी झारखंड, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें समय दिया और बच्चों को प्रेरणा स्रोत बनी है। आपने मैम, आपके शब्दों से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। जो हमारा टॉपिक था आज का, पुलिस रिफॉर्म एंड ह्यूमन राइट्स, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया ह्यूमन राइट्स क्या है और पुलिस में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। मैडम, आपने कहा कि सिर्फ ह्यूमन राइट जो है वो सिर्फ क्रिमिनल्स के ही हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स पुलिस वालों के भी होते हैं। हमेशा दोष दिया जाता है कि पुलिस टॉर्चर कर रही है क्रिमिनल्स को और उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। जब वही चीजें आतंकवादी करते हैं, क्रिमिनल्स करते हैं, तब ह्यूमन राइट्स वाले कहां जाते हैं? तो दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पुलिस सिस्टम हमारा इतना एक्टिव नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, और तब ऐसी कंडीशंस में वो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, कैसे शांति व्यवस्था देगा? पुलिस हमेशा पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, पुलिस अपने लिए काम नहीं करती है। अगर वो स्टिक नहीं होगी तो क्रिमिनल्स में भय कैसे पैदा होगा? तो मैं कहता हूं मैम, आपने जो इस तरह से डिफाइन किया बहुत अच्छे से किया मैम ये चीजें। और जो पुरानी व्यवस्था थी हमारी पुलिस की, शायद कहीं ना कहीं शासन ने जो है उसी व्यवस्था को अभी तक अपना रखा है। इसमें चेंजेस होना है। आपने कहा, जैसे आपने कहा पुलिस एक्ट है, न्यू पुलिस एक्ट आया है, उसमें उतना तरह से क्लियर नहीं है। जैसे आपने सेक्शन 34 की बात करी पुलिस एक्ट की, उसमें पुलिस ऑफिसर्स को बहुत से राइट्स हुआ करते थे, जिस वजह से वो कंट्रोल किया करता था एक्टिविटीज को। या 290 सीआरपीसी है, वो चीज आपने बात बताई, पुलिस के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स रहा करती थी,
तो ये सारी चीजें आपने डिफाइन की, बच्चों को काफी मोटिवेट हुए यहाँ पे। और हमेशा पुलिस जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। और जो प्रोसिक्यूशन जो कहा गया है, एलिगेशंस लगते हैं पुलिस के ऊपर, पुलिस क्या कहती है, क्रिमिनल्स को छोड़ देती है या अच्छे से अपना काम नहीं करती है। पुलिस तो प्रोसिक्यूशंस का एक छोटा सा क्या कहते हैं हिस्सा है, एक निचला पायदान है। वो तो अपने काम अच्छे से करती है, बट कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस में प्रोसिक्यूशंस और जुडिशरी जो है वो उतना अच्छे से रोल नहीं निभा पाती, जिस वजह से क्या कहते हैं सिर्फ एलिगेशन पुलिस पर लगती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है सिस्टम्स। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं फिर से। मैं अपने चाणक्य लॉ कॉलेज के चेयरमैन श्री रविंद्र सिंह, चेयरमैन एसपी सिंह सर और मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र सिंह बिस सर, अपने कलीग फैकल्टी और यहाँ के बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय दिया और बच्चों को आपके शब्दों से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।